Hello everyone, this is CA Keval Mota. I welcome you all to my YouTube channel, and today we are going to start with a new chapter, that is offenses and penalties. A very easy chapter. सिर्फ आपको इसमें थोड़ा सा चीजें numbers I can say वो आपको याद रखनी पड़ेंगी. Okay, उसके अलावा तो ये chapter एकदम easy है. So let us begin this chapter. Penalties are imposed by a central government or state government, that is under GST law, on a person who are violating the provisions of law. जो GST के एक्ट को ओवरराइड करता है, ठीक है, जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं उनका पालन नहीं करता, ठीक है, गवर्नमेंट उनके ऊपर पेनल्टीज इंपोज करती है, ठीक है. इट एक्ट्स एज अ मेजर कि अगला कोई पर्सन है वो सब चीजें ना करे ताकि उसको पेनल्टी ना लगे. ओके, मतलब अगर आप समझो आप लोगों ने कोई लॉ का प्रोविजन कॉन्ट्रवीन किया एंड गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, तो यहाँ पर जो बाकी लोग होंगे, ठीक है, जो कह सकते हैं अपन गुड टैक्स पेयर्स, ठीक है, अच्छे टैक्स पेयर्स, वो लोग क्या करेंगे कि भाई ये लोग चोरी कर रहे हैं, फिर भी आप इन लोग को पेनल्टी नहीं लगा रहे हैं, तो हम लोग भी ये सब करेंगे. ओके, सो ये सारी चीजें बढ़ती जाएंगी, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करता है, पेनल्टी इंपोज करता है सो एज टू रेस्ट्रिक्ट सच एक्टिविटीज, ठीक है. अकॉर्डिंगली देयर इज अ लिस्ट ऑफ पेनल्टीज फॉर सर्टेन ऑफेंसेस. वी विल स्टडी द सेम इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में कई सारी ऑफेंसेस के लिए क्या क्या पेनल्टीज होंगी ये सब बातें की गई है, ठीक है. स्टार्ट करते हैं. सेक्शन नंबर 122 ऑफ CGST एक्ट इज देयर इज अमेंडमेंट इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. देखेंगे अपन राइट टाइम पर. पेनल्टी फॉर बिलो ऑफेंसेस. अब सेक्शन नंबर 122 में 21 ऑफेंसेस दिए हुए हैं. कितने ऑफेंसेस है? 21 ऑफेंस. आपको लाइन बाय लाइन ये सब याद नहीं रखना है. आपको एक रफ एक आइडिया में दे दूंगा किस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको. सो आपको वो चीजें सिर्फ रीड करनी है, एकदम बाहट नहीं करना है, ठीक है. इज दैट क्लियर? बाहट करने मत जाना. ये 21 ऑफेंसेस के लिए पेनल्टी अमाउंट is leviable as per section number 122 of CGST Act. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. पेनल्टी फॉर बिलो ऑफेंसेस मेड बाय टैक्सेबल पर्सन, मतलब अगर टैक्सेबल पर्सन ने ये नीचे जो दिए हुए ऑफेंसेस वो अगर कमिट करता है, देन पेनल्टी वुड बी लेविएबल एज फॉलोस: ₹10,000 और अमाउंट इक्विवेलेंट टू टैक्स इवेजन विच एवर इज हायर. मतलब 10,000 रुपया और टैक्स इवेजन का अमाउंट विच एवर इज हायर would be the penalty leviable under section 122 of CGST Act. मतलब यहां पर मैं एक चीज कह सकता हूं कि मिनिमम 10,000 would be the penalty, मिनिमम 10,000, बट इट कैन एक्सटेंड अप टू द टैक्स इवेजन. मतलब अगर 10,000 से ज्यादा का टैक्स इवेजन है तो टैक्स इवेजन वुड बी द हायर अमाउंट. समझ में आई बात? ओके. अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, टैक्सेबल पर्सन ने अगर ये ऑफेंस किया देन ही इज कवर्ड ओवर हियर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सेबल पर्सन? Section number 2, subsection 107 of CGST Act defines taxable person, जो कहता है कोई इंसान अगर GST एक्ट में रजिस्टर्ड है, he is also a taxable person. Whereas जो इंसान को GST में रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी है, ओके, मीन्स वो अनरजिस्टर्ड है बट ही इज लायबल टू रजिस्टर, तो यहाँ पर दैट पर्सन वुड ऑल्सो बी कॉल्ड एज taxable person. Is that clear? So this section number 122 subsection 1 is quite wide, बहुत वाइड सेक्शन है, ठीक है. दिस सेक्शन इज हैविंग वाइड पावर्स so as to levy penalty on the person who is unregistered but who was still liable for registration. Is that clear? Okay. तो सर अगर कोई इंसान टैक्सेबल पर्सन नहीं है, ओके, टैक्सेबल पर्सन नहीं, कोई भी पर्सन है, दैट इज उसका टर्नओवर 20 लाख से कम है, 40 लाख से कम है, एंड वो अगर ये सब ऑफेंस करता है, तो अगर ये ऑफेंसेस करता है या फिर इन ऑफेंसेस को मतलब होने के लिए हेल्प करता है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन से ट्रांसपोर्टर. ओके, अगर ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर ने क्या किया, ऐसे गुड्स को स्टोर किया, अपना ट्रांसपोर्ट किया जिसमें टैक्स इनवॉइस था ही नहीं. वेयर हाउस वाले ने ऐसे गुड्स को अपने इधर स्टोर किया जिसके ऊपर टैक्स इनवॉइस नहीं है, टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ है. ओके, तो क्या ऐसे लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? आंसर इज लिया जाएगा, पर सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1 में नहीं लिया जाएगा, 122 3 में लिया जाएगा. अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 ये क्या बोलता है, penalty shall be levied under this section that is 122 subsection 3 to any person. कोई भी इंसान सेक्शन 122 के एम्बिट में आ सकता है अगर बिलो ऑफेंसेस करता है तो. however if he has to fall in the section 122 subsection 1,
ठीक है, तो उसको क्या होना पड़ेगा, टैक्सेबल पर्सन होना पड़ेगा। अगर टैक्सेबल पर्सन होगा तो ही इस सेक्शन में आ सकता है, अगर टैक्सेबल पर्सन नहीं है तो 122(3) में चलेंगे। समझ में आया क्या बात? ओके, अब क्या क्या ऑफेंस है देख लेते हैं, क्या क्या ऑफेंस है देख लो। अब यहाँ पर ना एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, 10,000 और अमाउंट इक्विवेलेंट टू टैक्स इवेजन विच एवर इज हायर। तो टैक्स इवेजन का क्या मतलब है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, टैक्स इवेडेड और टैक्स नॉट डिडक्टेड और शॉर्ट डिडक्टेड but not paid to the government, tax not collected or short collected, okay, or not paid to the government, input tax credit availed or passed on or distributed irregularly, or refund claim fraudulently whichever is higher। मतलब 10,000 or these particular amounts whichever is higher। So this is the basic definition of tax evasion। आइए अब हम देख लेते हैं कौन से ऑफेंसेस कवर्ड है। अब ऑफेंसेस को ना यहाँ पर मैंने एक हेडर वाइज ब्रेकअप किया हुआ है ताकि इजीली समझ में आए। तो सबसे पहला टाइप का ऑफेंस हम देखेंगे, आउटवर्ड सप्लाई एंड ट्रांसपोर्टेशन। ओके, मतलब मेरा सेल के रिलेटेड के ऑफेंस है, मेरे सप्लाई के रिलेटेड के ऑफेंस है, क्लियर है। एंड ट्रांसपोर्टेशन अगर ठीक से नहीं किया, विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स किया, ओके, प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं थे फिर भी ट्रांसपोर्ट किया, गुड्स ठीक नहीं, मतलब गुड्स के ऊपर टैक्स पे नहीं किया, गुड्स के ऊपर मतलब समझो कि आप लोगों ने ड्रग सप्लाई किया, वॉट एवर इट इज, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर आ सकती है। इज दैट क्लियर? पढ़ते हैं अभी क्या क्या है डीप में। आउटवर्ड सप्लाई एंड ट्रांसपोर्टेशन, फर्स्ट वन, supplies without issue of invoice or issues an incorrect or false invoice with regards to such supply, or issues invoice or bill of supply without supply। मतलब आपने सप्लाई किया, ठीक है, पर साथ में इनवॉइस नहीं इशू किया या फिर गलत इनवॉइस इशू किया, मतलब गुड्स जा रहे हैं 1 लाख के पर बताया सिर्फ 50,000 के जा रहे हैं, मतलब 50 से कम बताया ताकि ई वे बिल बनाना ना पड़े। तो दिस इज काइंड ऑफ ऑफेंस विच इज कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर क्लॉज। ठीक है, supplies without invoice or issues incorrect invoice with regards to such supply, or issues invoice without supply। मतलब अब यहाँ पर ना फेक केसेस हो रहे हैं, फेक आईटीसी का जो केस है ना वो इसी के ऊपर बेस्ड है। कैसे? वो लोग सप्लाई तो करते नहीं है, दे डोंट सप्लाई, दे जस्ट दे जस्ट इशू इनवॉइस ऑन अ रजिस्टर्ड पर्सन। अब इससे क्या होता है, आईटीसी पास ऑन हो जाता है, ठीक है। अब कुछ कुछ एंटिटीज ऐसी होती है जिनके पास बहुत सारा क्रेडिट पड़ा हुआ है, एंड कुछ एंटिटीज ऐसी होती है जिनके पास हमेशा टैक्स भरने आ रहा है, ठीक है, जिनका हमेशा टैक्स लायबिलिटी बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, एंड इनके पास आईटी से बढ़ते जा रहा है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या, इसका सोल्यूशन क्या? तो लोग इसका सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। दिस इज इंडिया, पीपल्स माइंड इज सो वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, जिसके पास आईटीसी है वो आउटवर्ड सप्लाई का बिल बनाता है, ओके, एंड जिसके हमेशा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आती है वो ये बिल लेता है ताकि इसका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ना आए एंड इसका आईटीसी यूज हो जाए। तो सर इसको क्या फायदा हुआ? आंसर इज, ये जो पर्सन है वो उसको, दैट इज जो भी इंसान के ऊपर बिल रेज हो रहा है, दैट पर्सन रीइंबर्सेस जीएसटी अमाउंट टू हिम इन कैश। तो ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है टैक्स गुरु पर, ओके, टैक्स गुरु पे एक आर्टिकल है मेरा, सर्च करना, रूल 86B सीए केवल मुद्दा, ठीक है, ऐसा सर्च करना आप लोग, नाम लिखना पूरा, रूल 86B सीए केवल मुद्दा। तो आपको ना पहला आर्टिकल आएगा मेरा टैक्स गुरु का, उसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉड्स कैसे होते हैं जीएसटी में, ओके, विथ फेक इनवॉइसिंग। तो ये वाला पूरा का पूरा डीप डिस्कशन आपको वहां पर पढ़ने मिल जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट एनी गुड्स, एनी ट्रांसपोर्ट एनी टैक्सेबल गुड्स विदाउट द कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ। मतलब अगर यहाँ पर टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ओके, विदाउट द कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब सेक्शन नंबर 68 ने कहा है कि पर्सन इन चार्ज शुड कैरी टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई और ई वे बिल इफ रिक्वायर्ड एज पर रूल 138। अगर ये सारी चीजें नहीं, डिलीवरी चलान नहीं है आपके पास अगर, ओके, अदरवाइज देन बाय वे ऑफ सप्लाई है तो, सो इन सब केसेस में आपको सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1 इस पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है, आपके पास ये सब कुछ भी नहीं है फिर भी आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, यू आर ट्रांसपोर्टिंग विदाउट द कवर ऑफ प्रॉपर, विदाउट द कवर ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं उनको केयरफुल रहना चाहिए, ओके, ताकि प्रॉपर गुड्स सप्लाई कर पाए। नेक्स्ट, सप्लाईज, ट्रांसपोर्ट्स और स्टोर्स एनी गुड्स विच आर लायबल टू कॉन्फिस्केशन। मतलब ऐसे गुड्स जो कॉन्फिस्केट होने वाले हैं,
ठीक है, विच आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन। ऐसे गुड्स को कोई इंसान स्टोर करता है या तो फिर ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, मतलब उल्टा मार्क किया मैंने, स्टोर करता है या तो फिर ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो इंसान ये सब काम कर रहा है उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है इफ ही इज एंगेज्ड इन डूइंग सच एक्टिविटीज। क्लियर है? Disposes of or tampers with any goods that have been detained, seized or attached. आपके यहाँ पर एग्जांपल सीजर हुआ, सर्च हुआ। सर्च में अगर समझो एक बड़ी सी मशीनरी है, उसके उसको डिटेंशन ऑर्डर पास किया उसके अगेंस्ट, ओके, मतलब वो मशीनरी को आप यूज नहीं कर सकते अनलेस दैट पर्टिकुलर प्रोहिबिटरी ऑर्डर इज वैलिड, ठीक है, मतलब वो जब तक डिटेंशन ऑर्डर है तब तक आपको हाथ नहीं लगाना है, फिर भी आप जानबूझ के उसको यूज कर रहे हो, देन इन दैट केस आपके ऊपर पेनल्टी इस सेक्शन में लगाई जाएगी। Suppresses his turnover leading to tax evasion। अगर आप आपका टर्नओवर सप्रेस करते हो, अगर आप आपका टर्नओवर सप्रेस करते हो लीडिंग टू टैक्स इवेजन, ठीक है, टर्नओवर सप्रेस करने के पीछे रीजन आपका टैक्स इवेजन है, देन इन दैट केस आपको ये सेक्शन में पेनल्टी लगाई जाएगी। अब सप्रेशन का मीनिंग समझना, ठीक है, सप्रेशन का मैं थोड़ा सा लीगल रेफरेंस देता हूं आपको। सप्रेशन इज कंटेन्ड इन एक्सप्लेनेशन 2 to सेक्शन 74, ठीक है, ये पर्टिकुलर सेक्शन के एक्सप्लेनेशन में सप्रेशन का मीनिंग दिया हुआ है। सप्रेशन मतलब जानबूझकर छुपाई गई चीजें, विलफुल मिस स्टेटमेंट, फ्रॉड के तरीके से आपने छुपाया, ठीक है, आपको मालूम था, मैलिफाइड इंटेंट था आपका, ठीक है, तो ये सारी चीजें सप्रेशन में कवर होती है। देयर आर मेनी केस लॉज गवर्निंग दिस पर्टिकुलर एरिया। ओके, अभी सप्रेशन में एक चीज और भी मैं ऐड करना चाहूंगा, केस लॉज से आ रही है ये सारी चीजें। पॉइंट नंबर 1, अगर डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन थी, if department has already information relating to this particular item, then this cannot be termed as suppression। इसको सप्रेशन नहीं कहेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सप्रेशन हुआ है ये डिपार्टमेंट को प्रूव करना है, ठीक है, डिपार्टमेंट के पास सबूत होने चाहिए, डिपार्टमेंट के पास कोई तो एक एक क्या बोलते हैं, रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि भाई आपने सप्रेस किया है, ठीक है। देन और एक चीज यहाँ पर ऐड करूंगा आपको ना, यहाँ पर अगर केस लॉ जानना है तो आनंद निशिकावा करके एक केस लॉ है, ये केस लॉ में कुछ सप्रेशन के ऊपर थोड़ा सा प्रोनाउंसमेंट आया हुआ है, ठीक है, आप लोग यहाँ पर रीड कर सकते हैं, चाहिए तो मैं बाद में आपको अगर चाहिए होगा रीड करना होगा तो वो मैं केस लॉ आपको भेज दूंगा, ठीक है। एंड देयर आर मेनी अदर केस लॉस, अगर नाम आपको जानना है तो आप मुझे ईमेल कर दो या तो फिर व्हाट्सएप कर दो, आई विल पुट द केस लॉस, पर केस लॉस आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, डोंट वरी। ओके, सो ये यहाँ पर मैं रफ कर रहा हूँ, नहीं तो स्टूडेंट का मैसेज आना चालू हो जाएगा, सर केस लॉ अवेलेबल है क्या, केस लॉस एप्लीकेबल है क्या ओके चलो, तो अपने आउटवर्ड सप्लाई एंड ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड के ऑफेंस समझ में आ गया आप लोग को। ओके ओके, so now we are moving ahead towards registration related offenses। Okay, so be attentive। A person liable to be registered but fails to obtain registration, ठीक है, that means he is a taxable person। उसको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था पर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, इसीलिए वो इस पर्टिकुलर क्लॉज के अंडर उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। समझ में आई बात? नेक्स्ट इज इश्यूज एनी इनवॉइस और डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। मैंने दूसरे किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करके इनवॉइस इशू किया। ओके, सो इन दिस केस मुझे ये पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। Furnishes any false information with regards to registration particulars either at the time of application of registration or subsequently। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन करने के टाइम पर अगर आपने कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स दिए, गलत इंफॉर्मेशन फर्निश करी, सो आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। नेक्स्ट, टैक्स रिलेटेड एंड ऑफिसर ड्यूटी रिलेटेड। ओके, मतलब यहाँ पर टैक्स पेमेंट के रिगार्डिंग बातें चलेंगी, एंड ऑफिसर को अगर आप लोगों ने उसका काम करने नहीं दिया, उसको रोका, तो आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में पेनल्टी लगेगी, ठीक है। क्या है देखते हैं एक बार। collects any amount as tax but fails to pay the same to the government beyond a period of 3 months। मतलब अगर आपने टैक्स कलेक्ट किया है एंड गवर्नमेंट को 3 महीने के अंदर अंदर नहीं दिया, देन आपको पेनल्टी लग जाएगी अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। समझ में आई बात?
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर सेक्शन 76 में भी तो हमने यही सीखा, सेक्शन 76 में भी तो यही सीखा, क्या सीखा? Notwithstanding anything contained in this particular act, wherever any person has collected any tax, any amount representing tax, shall forthwith deposit the said amount to the government. तो वहां पर बोलते हैं कि तुरंत जमा करो, एंड यहाँ पर बोलते हैं कि 3 महीने तक जमा नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगा। तो क्या डिफरेंस है उन दोनों में? आंसर इज इन सेक्शन नंबर 76 द वर्ड्स यूज आर मे, मतलब आपको पेनल्टी लग सकती है, आपके ऊपर शो कॉज नोटिस इशू किया जा सकता है शायद, ठीक है। मे मतलब इट इज on the discretion of proper officer, whereas in this particular section there is wordings written as shall, ठीक है। यहाँ पर शायद नहीं आया है बट shall लिखा हुआ है। shall मतलब compulsory levy of penalty, समझ में बात? आगे, अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या तो फिर कम डिडक्ट किया या तो फिर कलेक्ट करने का टीडीएस कलेक्ट करने के बाद दैट इज डिडक्ट करने के बाद आपने पे नहीं किया, सो इन तीनों ही केसेस में इस पर्टिकुलर क्लॉज के अंडर आप ऑफेंस कमिट कर चुके हो, पेनल्टी लग जाएगी। अगर आपने टीसीएस कलेक्ट नहीं किया, कम कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद पे नहीं किया, तो भी आपको इस सेक्शन में पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ऑब्स्ट्रक्ट्स और प्रिवेंट्स एनी ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज, ऑफिसर को अपना ड्यूटी करने नहीं दिया, अगर आपके यहाँ पर सर्च करना है उसको रोका, बोला कि सर यहाँ पर आप सर्च नहीं कर सकते, तो इन सब केसेस में आपको पेनल्टी लग जाएगी अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1। नेक्स्ट इज परचेज एंड रिफंड। जैसे अपन ने सीखा आउटवर्ड सप्लाई एंड ट्रांसपोर्टेशन, वैसे ही परचेज एंड रिफंड का पार्ट बनाया मैंने। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, टेक्स और यूटिलाइजेस, टेक्स मतलब अवेल्स, ठीक है, अवेल्स और यूटिलाइजेस इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर आपने आईटीसी अवेल किया, ठीक है, आईटीसी अवेल करने के लिए 4 कंडीशन था, 4 कंडीशन में से एक कंडीशन थी कि आपको गुड्स या तो फिर सर्विसेज मिल जाने चाहिए। अगर आपको गुड्स और सर्विसेज नहीं मिला फिर भी आपने क्रेडिट अवेल किया, ठीक है, फुल्ली और पार्शली कुछ भी हो, इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर, देन आपको यहाँ पर पेनल्टी भरनी पड़ेगी। समझ में आया? बिल टू शिफ्ट मॉडल इज द एक्सेप्शन टू अवेलिंग आईटीसी, ठीक है, ये तो अपना पढ़ा हुआ है आईटीसी चैप्टर में, मैंने आपको पूरा डायग्राम के साथ बताया था, ठीक है। आगे, fraudulently obtains refund of tax under this act। मान के चलो कि मुझे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो रहा है, बरोबर है, मतलब जो मेरा बिजनेस है उसमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, ओके। पर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कैपिटल गुड्स का रिफंड क्लेम करता हूँ, ऐसा बता करके कि भाई ये इनपुट्स है, आपको क्या मालूम, आप चेक करने थोड़ी आए हो, मैंने उसको इनपुट्स लिखा एंड क्लेम कर लिया रिफंड, ठीक है। इनपुट्स का ही मिलता है ना, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता, इनपुट सर्विस का नहीं मिलता इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में। मैंने कैपिटल गुड्स को इनपुट बताया एंड रिफंड ले लिया, सो उसको हम कहेंगे फ्रॉडलेंटली ऑब्टेन्ड रिफंड अंडर दिस एक्ट। सो उस केस में भी आपके ऊपर पेनल्टी इस सेक्शन में लगाई जाएगी, टेक्स और डिस्ट्रीब्यूट्स आईटीसी इन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 120 और रूल्स मेड देयर अंडर, ओके। तो मतलब अगर आपने आईएसडी हो, आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ठीक है, ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, जितना अवेलेबल है उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया, जो भी प्रोविजंस थे उसको कॉन्ट्रवीन किया, उन सब केसेस में आपको पेनल्टी इस सेक्शन में देनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। देखो जिधर जिधर भी नोट 1 लिखा है ना, नोट 1 एक साथ में वापस से बताऊंगा एंड नोट 1 पे जो अमेंडमेंट है वो भी एक साथ डिस्कस करूंगा, ओके। चलो, अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, falsifies, substitutes financial records or produces fake documents or documents or furnishes any false information or written with an intention to evade payment of tax। मतलब अगर आप गलत चीजें फर्निश करते हो, गलत रिकॉर्ड्स फर्निश करते हो, ठीक है, बैक डेटेड बिल्स फर्निश करते हो, या कुछ भी आप गलत डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर रहे हो डिपार्टमेंट को, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो विद एन इंटेंशन टू इवेट टैक्स, ठीक है, विद एन इंटेंशन टू इवेट पेमेंट ऑफ टैक्स, इन दिस केस आपको पेनल्टी इस सेक्शन में भरना पड़ेगा। फेल्स टू कीप, मेंटेन और रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का लायबिलिटी है पर आपने मेंटेन नहीं किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको रिटेन करना चाहिए, याद है 72 मंथ्स और 1 ईयर फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ अपील व्हिचएवर इज लेटर, तो तब तक अगर आपको रिटेन करना चाहिए था, आपने रिटेन नहीं किया, ठीक है, देन इन दैट केस आपको ये पेनल्टी लग जाएगी। फेल्स टू फर्निश इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड बाय एन ऑफिसर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, अगर ऑफिसर ने आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करे, या तो फिर सबमिट करे पर गलत सबमिट करे, furnishes false information, then in that case penalty would be leviable under this particular section।
टेम्पर्स और डिस्ट्रॉयज एनी मटेरियल, एविडेंस और डॉक्यूमेंट। मतलब अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, आप लोग क्या करते हो, उसको फाड़ देते हो, टेम्पर करते हो, मतलब उसको चेंज करते हो, फोटोशॉप में एडिट कर दिया या वॉट एवर इट इज, देन इन दैट केस आपको इस सेक्शन में पेनल्टी देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं अमेंडमेंट की। नोट 1 जो हर जगह पे जिस जगह नोट 1 लिखा है ना, उस केस में अमेंडमेंट आई है। चलो देखते हैं। स्टार्टिंग में ही लिखा था आउटवर्ड सप्लाई में। चलो सबसे पहला क्या था, सप्लाईज विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस और इश्यूज इनकरेक्ट इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई और इश्यूज इनवॉइस विदाउट एक्चुअल सप्लाई। मतलब आपने अगर सप्लाई किया, इनवॉइस इशू नहीं किया, इनवॉइस इशू किया पर सप्लाई नहीं किया, दोनों ही केसेस में आपको ये नोट 1 लग जाएगा। नोट 1 क्या है मैं एक साथ बताऊंगा। नोट 1 इज द अमेंडमेंट पार्ट। आगे का नोट 1 कहां पर देखते हैं। अगर आपने आईटीसी क्लेम किया है फ्रॉडलेंटली, रिफंड नहीं, आईटीसी आपने रॉन्गली क्लेम किया, ठीक है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, ये प्रोविजन आपको अलाउ नहीं कर रहे थे, फिर भी आपने रिफंड क्लेम किया, देन आईएसडी के केस में भी सेम। ओके, सो इन सब केसेस में, ठीक है, इन सब केसेस में नोट 1 इज एप्लीकेबल। अब नोट 1 पढ़ते हैं। नोट 1 क्या कहता है, देखो सबसे पहले तो मैं ये बोल दूं कि सेक्शन 122 जो है वो कहता था टैक्सेबल पर्सन को पेनल्टी पे करना पड़ेगा, ठीक है, टैक्सेबल पर्सन को। अब हम लोग क्या करते हैं, मतलब हम लोग इन द सेंस जो फ्रॉड वाले हैं, हम लोग नहीं, हम लोग अच्छे लोग हैं। ओके, तो जो फ्रॉड वाले हैं वो लोग क्या करते हैं, टैक्सेबल पर्सन के थ्रू ये सारे फ्रॉड्स नहीं करवाते। ये लोग ना किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन या कोई ऐसा दूसरा इंसान के थ्रू फ्रॉड को इनिशिएट करते हैं, फ्रॉड को अंडरटेक करते हैं। ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या एक अमेंडमेंट निकाली कि ऐसा इंसान जो इस पर्टिकुलर फ्रॉड के पीछे मास्टरमाइंड था, मास्टरमाइंड मतलब उसने डायरेक्शन दिया, या तो फिर ऐसा पर्सन जो इस पर्टिकुलर फ्रॉड में इन्वॉल्व था एंड उस तक बेनिफिट पहुंचा हुआ है, ओके, उस तक बेनिफिट पहुंचाया, देन वो पर्सन भी इस पर्टिकुलर सेक्शन के एम्बिट में आ सकता है। चलो फॉर्मली एक बार रीड करते हैं। अ पर्सन who retains the benefit of above transactions, a person who retains the benefit of above transaction, ओके, मतलब जो भी ये ट्रांजेक्शन हुए नोट 1 वाले, दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का बेनिफिट कोई इंसान ले रहा है, एंड एट हुज इंस्टेंस such transaction is conducted shall be liable to penalty of an equivalent amount of tax evaded or ITC passed on। ठीक है, जो आईटीसी पास ऑन कर रहा है, या जो कोई भी ये पर्सन फ्रॉड कर रहा है, या तो फिर ऐसा कोई भी पर्सन जिसके पास इस पर्टिकुलर फ्रॉड से रिटेन किया हुआ बेनिफिट है, दैट पर्टिकुलर पर्सन वुड आल्सो बी लायबल फॉर पेनल्टी। ठीक है, द पर्पस बिहाइंड दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट इज टू पेनलाइज द पर्सन हु इज अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ फ्रॉड, ओके, एंड द पर्सन एट हुज डायरेक्शन द फ्रॉड ट्रांजेक्शन हैज बीन कंडक्टेड। समझ में आया? अगर किसी पर्सन ने डायरेक्ट किया कि भाई तुम लोग ऐसा ऐसा करो ताकि मेरे को फायदा हो, देन इन दैट केस आल्सो मुझे भी टैक्स का मुझे भी पेनल्टी पे करना पड़ेगा, अमाउंट इक्विवेलेंट टू टैक्स इवेटेड। ठीक है, सो दिस वाज द अमेंडमेंट फॉर योर अटेम्प्ट। कमिंग टू फर्दर प्रोविजंस, सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 2। ओके, रजिस्टर्ड पर्सन प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, section 122 subsection 2 is only applicable in case of registered person। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन ऐसा काम कर रहा है तो सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 2 के एम्बिट में नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? चलो, रजिस्टर्ड पर्सन हु सप्लाइज एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ओके, ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन पेड, शॉर्ट पेड, erroneously refunded और where ITC has been wrongly availed। मतलब अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन ऐसे गुड्स के ट्रांजैक्शन में डील कर रहा है जिसके ऊपर टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ, या तो उसके ऊपर आईटीसी उसने रॉन्गली अवेल किया, ठीक है, रॉन्गली यूटिलाइज किया, टैक्स शॉर्ट पे किया, ठीक है, या तो फिर उस टैक्स का रिफंड एरोनसली लिया, मतलब फ्रॉडलेंटली लिया, देन इन दैट केस सेक्शन 122 सबसेक्शन 2 वुड बी एप्लीकेबल। समझ में ये बात? ओके, अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर एरोनसली रिफंडेड एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी यहाँ पर भी एक था जहां पर फ्रॉडलेंटली ऑप्टेन रिफंड था, देखा था? ओके, फ्रॉडलेंटली ऑप्टेन रिफंड का एक सेक्शन था, यहाँ पर भी है। तो सर कौन से सेक्शन में उसको पेनलाइज करेंगे, 122(1) में करेंगे कि 122(2) में करेंगे? हियर द आंसर वुड बी 122(2). अगर ओवरलैप हो रहा है तो 122(2) वुड बी प्रिवेल्ड। व्हाई?
बिकॉज स्पेसिफिक प्रोविजन ओवरराइड्स जनरल प्रोविजन। अब यहाँ पर क्या पेनल्टी से देख लेते हैं। रीजंस अदर देन फ्रॉड। ओके, अदर देन फ्रॉड का रीजन है आपने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हुआ। ओके, गलती से हुआ तो फिर पेनल्टी कम है। अगर जानबूझ के किया तो पेनल्टी थोड़ा सा ज्यादा है। क्या है पेनल्टी अगर गलती से हुआ तो, अदर देन फ्रॉड हुआ तो? 10,000 और 10% ऑफ टैक्स ड्यू। ठीक है, विच एवर इज हायर। 10,000 और 10% ऑफ टैक्स ड्यू विच एवर इज हायर, मतलब मिनिमम 10,000 तो लगना ही लगना है। मिनिमम 10,000 तो लगेगा ही। ओके, अगर 10,000 से ज्यादा का टैक्स इवेजन हो रहा है, टैक्स इवेजन नहीं बोल सकते, रियली सॉरी, रियली सॉरी, टैक्स ड्यू बोलेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर अदर देन फ्रॉड है ना। इवेजन कब होता है? जब मेंस रिया होता है। मेंस रिया मतलब, मेंस रिया का क्या मीनिंग है? गिल्ट माइंड। यहाँ पर गिल्ट माइंड नहीं है, अदर देन फ्रॉड है। तो यहाँ पर टैक्स इवेजन का वर्ड्स यूज मत करना, ठीक है ना। मैंने गलती से बोल दिया। 10,000 और 10% ऑफ टैक्स ड्यू whichever is higher, so minimum 10,000 would be the penalty and extend हो सकता है up to the amount of tax due if it is more than 10,000। समझ में आया? अगर फ्रॉड का केस है, ठीक है, फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट एंड सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, देन इन दैट केस 10,000 और 100% ऑफ टैक्स ड्यू whichever is higher। यहाँ पर था 10%, यहाँ पर था 100%। समझ में आया? अगर जानबूझ के कर रहे हो then 100% of tax amount or 10,000 whichever is higher would be the penalty amount। क्लियर है? Coming to section 122 subsection 3। एक सेकंड, थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ स्क्रीन को। ओके, दिख रहा है सब लोग को? आई होप दिख रहा होगा। चलो, पेनल्टी शैल बी लेविड अंडर दिस सेक्शन ऑन एनी पर्सन। ठीक है, ऑन एनी पर्सन हु। अब यहाँ पर एनी पर्सन है, ठीक है। एनी पर्सन मतलब चाहे वो रजिस्टर्ड हो, चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो, चाहे वो टैक्सेबल पर्सन हो, जो कोई भी हो, जिसने ये नीचे के जो ऑफेंसेस हम पढ़ेंगे वो किए, तो सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 3 में पेनलाइज किया जाएगा। कौन से ऑफेंसेस है देख लेते हैं। एड्स और अबेट्स any of the offenses as specified in section 122 subsection 1। मतलब जो भी हमने 122 subsection 1 में देखा, उन ऑफेंसेस को करने में हेल्प की। ठीक है, एड्स मतलब उसको हेल्प किया। ठीक है, अगर कुछ भी करने को हेल्प कर रहा है एड्स और अबेट्स, देन इन दैट केस उसको इस पर्टिकुलर सबसेक्शन में पेनल्टी लगाई जाएगी। क्योंकि वहां पर क्या था, सिर्फ टैक्सेबल पर्सन को टैक्स लगता, पेनल्टी लगता था। यहाँ पर क्या होगा, कोई भी पर्सन अगर उसको हेल्प कर रहा है, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन या ये फ्रॉड करने में, देन इन दैट केस दैट पर्टिकुलर पर्सन आल्सो वुड बी फॉलोइंग इन द एम्बिट ऑफ दिस सेक्शन। इज दैट क्लियर? आगे, एक्वायर्स पोजेशन ऑफ और in any ways concerns himself in transporting, removing, depositing, keeping, concealing, supplying or purchasing or in any other manner deals with the goods which are liable for confiscation। अगर आपके गुड्स कॉन्फिस्केशन के लिए लायबल है एंड आपने ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प की, ठीक है, आपने गुड्स को स्टोर करने में हेल्प की, आपने डिपॉजिट किया गुड्स कहीं पर, ठीक है, मतलब छुपा करके रखा, आपने गुड्स को कंसील किया, छुपाने में मदद की, ओके, या फिर वो गुड्स जो लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन है उसको आपने सप्लाई करने में हेल्प किया, आपने ऐसे कॉन्फिस्केटेड गुड्स को खरीदने में हेल्प किया, तो ऐसा कुछ भी केस होगा, देन इन दैट केस आपको सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, receives or deals with any supply of service which he knows or has a reason to believe are in contravention of the provision। मतलब अब यहाँ पर सर्विस की बात आ गई। अब तक तो हम गुड्स ही देख रहे थे, गुड्स का मूवमेंट ऐसा किया वैसा किया, अब यहाँ पर सर्विस की बात की गई। रिसीव्स और डील्स विथ एनी सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर मान के चलो कोई भी सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ है एंड उसके ऊपर टैक्स का इवेजन हुआ है, ठीक है, ऐसा ऐसा सर्विस लिया या फिर ऐसे सर्विस में डील किया, देन इन दैट केस आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज fails to appear before the officer of central tax when issued with a summon for appearance to give attendance or evidence or to produce a document in an inquiry। मतलब अगर आपको सेक्शन नंबर 70 के अंडर कोई समन इशू हुआ था, ठीक है, सेक्शन 70 का कोई समन इशू हुआ था, समन मतलब आपसे अटेंडेंस मांगते हैं कि भाई आप यहाँ पर आओ, विजिट करो, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी लेके आओ एंड देन हम बात करेंगे। सो ऐसे केसेस में
अगर आपने उस समन को कंप्लाई नहीं किया तो ये पर्टिकुलर सेक्शन में आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। समझ में आई बात? नेक्स्ट इज fails to issue invoice in accordance with the provision or fails to account for invoice in his books of accounts। अब आपने जानबूझ करके कोई सेल बिल फाड़ा है पर जानबूझ के अपने अकाउंटिंग में लिया ही नहीं ताकि टैक्स ना भरना पड़े, क्योंकि जीएसटी भरने के लिए अपन क्या करते हैं, सेल्स लेजर का एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बुकिंग किया ही नहीं, तो ये जीएसटी रिटर्न में गया ही नहीं। सो इन सब केसेस में आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है विच में एक्सटेंड अप टू ₹25,000। क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन 125। 125 क्या कहता है? जनरल पेनल्टी। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर एक्ट में दुनिया भर के ऑफेंसेस के बारे में बात की, दुनिया भर का लॉ का कंप्लायंस है। अभी सबके लिए पेनल्टीज एक एक करके तो बता नहीं सकते, मतलब बताने की कोशिश की है पर कभी कभार कुछ छूट गया, तो ऐसा नहीं कि उस पर्टिकुलर कंप्लायंस ना करने पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर उस ऑफेंस का पेनल्टी कहीं पर भी मेंशन नहीं था, then in that case a general penalty would be applicable. The general penalty would be ₹25,000। क्लियर है बात? अब जनरल पेनल्टी का एक एग्जांपल देता हूँ। जीएसटी ऑडिट नहीं करने का पेनल्टी कहीं पर भी मेंशन नहीं है। There is nowhere mentioned in the act the penalty leviable for non filing of GSTR 9C। GSTR 9 का है, 9C का नहीं है। तो 9C फाइल नहीं करने पर क्या पेनल्टी नहीं लगेगी? अगर एप्लीकेबल है तो लगेगी। ओके, मतलब ऑडिट एप्लीकेबल है एंड ऑडिट नहीं कराई तो पेनल्टी तो लगनी चाहिए। पर एसएससी कहते हैं कि कोई प्रोविजन ही नहीं है। तो जब कोई प्रोविजन नहीं है तब आ जाता है रेस्क्यू के लिए सेक्शन नंबर 125, जो कहता है जनरल पेनल्टी ऑफ ₹25,000 वुड बी लेविड। ये सीजीएसटी 25,000 है, एसजीएसटी भी 25,000 लगेगी, सो टोटल वुड बी 50,000। समझ में आ गई बात? चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज पेनल्टी नॉट टू बी इम्पोज्ड फॉर माइनर ब्रीचेस। अब पेनल्टी का जो प्रोविजन है वो छोटे मोटे अमाउंट के लिए नहीं लगने चाहिए। ठीक है, मतलब पेनल्टी जो लग रही है वो छोटे छोटे ऑफेंस के लिए नहीं लगना चाहिए, कुछ बड़ा करो तो लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि माइनर ब्रीच अगर हुआ आपसे, छोटी मोटी गलती, अगर आपसे छोटी मोटी गलती होती है तो हम आपको पेनल्टी नहीं लगाएंगे। ठीक है, सो नो पेनल्टी शैल बी इम्पोज्ड फॉर माइनर ब्रीचेस। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माइनर ब्रीच। माइनर ब्रीच मतलब 5,000 से कम के ऑफेंसेस। ठीक है, 5,000 से कम के टैक्स के ऑफेंसेस, उसको हम कहते हैं माइनर ऑफेंसेस। ठीक है, 5,000 नहीं, 5,000 से कम, इन शॉर्ट 4,999, इतने तक के ऑफेंसेस को हम कहेंगे माइनर ऑफेंसेस। ठीक है, माइनर ब्रीच कहते हैं हम इसको, माइनर ब्रीच। माइनर ब्रीच में आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। तो 5,000 या उसके ऊपर, 5,000 या उसके ऊपर, इन दैट केस इट वुड नॉट बी अ माइनर ब्रीच, तब आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। Now we are moving on towards the detention, confiscation, seizure and release of the goods. Okay. चलो, सेक्शन 129, सेक्शन 129 डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ द गुड्स एंड कन्वेंसेस इन ट्रांसिट। ओके, मान के चलो कि आप लोग कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ओके, अब गुड्स ट्रांसपोर्ट करने में कई सारे प्रोविजंस को आपको कंप्लाई करना होता है, जैसे ई वे बिल, ई इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। ठीक है, सारी की सारी चीजें प्रॉपरली कंप्लाई होनी चाहिए। पर अगर मान के चलो कि आप लोग कुछ कॉन्ट्रावेंशन करते हो, आपका व्हीकल इंटरसेप्ट किया गया, इंटरसेप्ट मतलब ऑफिसर ने रास्ते में चेक किया। ओके, देन इन दैट केस क्या होता है, आपका जो भी व्हीकल है, ओके, कन्वेंस, व्हीकल को हम कहते हैं कन्वेंस, एंड व्हीकल के अंदर जो गुड्स है वो गुड्स, इन दोनों चीजों को वो लोग कॉन्फिस्केट कर सकते हैं इन सम सर्टेन सिचुएशंस। ओके, हम देखेंगे कौन से सिचुएशंस में कर सकते हैं। So let us start reading this particular section. If a person who has transported the goods while in transit in contravention of the provisions, मतलब लॉ में लिखे गए प्रोविजंस को कॉन्ट्रवेन करते हुए अगर आपने गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया है, ओके, सच गुड्स एंड कन्वेंसेस इन द ट्रांजिट
Okay, such goods or conveyances in which the goods were transported shall be liable for detention, seizure, detention and seizure. मतलब ऑफिसर उस कन्वेयंस को अपने पास रख लेगा, ठीक है। बोला कि भाई पहले तो आप ओनर को भेजो, ठीक है। ओनर खुद आ रहे हैं, मतलब ओनर या तो फिर उनके ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। इफ ओनर इज कमिंग फॉरवर्ड तो कुछ अलग केस है। अगर ओनर नहीं आता देन कन्फिस्केशन का प्रोविजंस लग जाएगा। कन्फिस्केशन मतलब, कन्फिस्केशन मीन्स क्या होता है, जबरन वो गुड्स का अपने पास पोजीशन ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सीजर मतलब क्या हुआ कि गुड्स को हम लोग सीज कर देंगे। डिटेंशन मतलब गुड्स को तुम गुड्स या तो फिर जो कन्वेंस है उसको तुम लोग लेकर के नहीं जा सकते कहीं पर, यहीं पर रहेगा। ओके, तो अब दैट पर्टिकुलर कन्वेयंस एंड दैट पर्टिकुलर गुड्स शैल बी रिलीज्ड ऑन पेमेंट ऑफ बिलो पेनल्टी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पेनल्टी विच शैल बी पेएबल टू रिलीज दैट पर्टिकुलर गुड्स विच वेर टैप्ड ऑन द ट्रांजिट, ठीक है। ट्रांजिट के अंदर जो भी आपके गुड्स या तो फिर कन्वेंस को सब मतलब रोका गया, इंटरसेप्ट किया गया, तो उस केस में अगर आपको छुड़ाना है तो आपको बिलो पेनल्टी पे करना पड़ेगा। सुनना ध्यान से क्या पेनल्टी है। ओनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड फॉर पेइंग टैक्स एंड पेनल्टी। मतलब जिसका गुड्स है वो खुद आता है, ठीक है। कितने दिन में आना है उसको? 14 दिन में। अगर 14 दिन में नहीं आया तो फिर कॉन्फिस्केशन हो जाएगा एंड फिर उसको रिडेम्पशन, फाइन एंड जो भी हम आगे देखने वाले हैं वो फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 130 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ओनर ऑफ द गुड्स शुड कम फॉरवर्ड फॉर पेइंग सच टैक्स एंड पेनल्टी। ओके, अगर वो आता है एंड ये सब चीजें पे करता है, ठीक है। ये सब पेनल्टी की बात है। दिस ऑल विल बी द पेनल्टी। ये पेनल्टी उसको पे करना है अलॉन्ग विद द टैक्स अमाउंट। टैक्स भी पे करना है, पेनल्टी भी पे करना है। ओके, अब टैक्सेबल गुड्स होता अगर तो पेनल्टी कितना लगेगा? 100% ऑफ टैक्स पेएबल। 100% ऑफ टैक्स पेएबल। ओके, जितना भी टैक्स उस गुड्स के ऊपर था उतना ही पेनल्टी, दैट इज इक्विवेलेंट टू द टैक्स अमाउंट, उतना पेनल्टी आपको पे करना पड़ेगा। देन आप लेकर के जा सकते हैं। क्लियर है? और अगर आप एग्जेम्प्ट गुड्स कर रहे हो तो आप लोग बोलोगे कि 100% ऑफ टैक्स पेबल, 100% ऑफ टैक्स दैट इज जीरो, तो जीरो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। अगर एग्जेम्प्ट गुड्स आप लोग सप्लाई करते हो तो फॉर एग्जांपल से आपको बिल ऑफ सप्लाई बनाना चाहिए था, आपने बिल ऑफ सप्लाई नहीं बनाया। ओके, सो यू आर मूविंग द गुड्स इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजंस। तो इस केस में पेनल्टी कितनी लगेगी? अगर आप खुद से आते हो तो अच्छी बात है, खुद से आते हो तो फिर 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, और ठीक है ध्यान से सुनना, 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और ₹25,000 विच एवर इज लोअर। ओके, जीएसटी में ये पहला सेक्शन है जहां पर पेनल्टी इज समथिंग विच एवर इज लोअर, ठीक है। ऐसा याद रखने का इसको। कैसे याद रखोगे? दिस सेक्शन नंबर 129 इज द ओनली सेक्शन, और वी कैन से द फर्स्ट सेक्शन wherein the penalty amount is something which is opposite to the government's intention। गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है? पैसा कमाओ, बराबर है। पेनल्टी वसूल करो, टैक्स लो, ठीक है, सब कुछ करो। पर यहां पर गवर्नमेंट बोलती है कि हम लोग विच एवर इज लेस पेनल्टी लेंगे, क्योंकि एक तो आप एग्जाम्प्ट गुड्स कर रहे थे, ठीक है। तो आपका टैक्स इवेजन तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ यहाँ पर प्रोसीजरल लैप्स हुआ होगा, बरोबर ना? क्योंकि टैक्स इवेजन तो है नहीं, एग्जाम्प्ट गुड्स है। सो देयर कैन बी मैक्सिमम प्रोसीजरल लैप्स ऑन योर पार्ट। तो अगर एग्जेम्प्ट गुड्स आप लोग इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ लॉ मूवमेंट कर रहे थे एंड आपको पकड़ा गया एंड देन ओनर खुद से आ रहे हैं, then in that case 2% of the value of goods or 25,000 whichever is lower would be leviable as a penalty amount। क्लियर? और अगर ओनर नहीं आता, ओनर आता ही नहीं पेमेंट करने को, बोलता है कि यार ये तो फ्रॉड गुड से लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है, मैं जाऊंगा तो मेरे को भी पकड़ लेंगे लोग, तो मैं जाता ही नहीं हूँ, छोड़ो। सो इस केस में क्या हो जाएगा? कॉन्फिस्केशन हो जाएगा। कॉन्फिस्केशन अगर होता है तो फिर अलग से पेनल्टी अपन पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 130 में। अब ओनर ऑफ द गुड्स does not come forward for making payment of such tax and penalty। अगर टैक्सेबल गुड्स मूव हो रहे थे, ओके, टैक्सेबल गुड्स मूव हो रहे थे, देन कितना उसको पेनल्टी भरना पड़ेगा? आंसर इज 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स माइनस टैक्स पेड। जितना भी टैक्स अगर आपने पे कुछ कर लिया है तो 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और माइनस टैक्स पेड वुड बी द पेनल्टी लेविएबल ऑन यू। इज दैट क्लियर? 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स माइनस टैक्स पेड।
अगर आप एग्जेम्प्ट गुड्स कर रहे थे, ठीक है, वहां पर कितना था, वहां पर इन द सेंस जब ओनर खुद से आता है तब 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स था, यहाँ पर कितना होगा 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। समझ में आया? इज दैट क्लियर? 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लोअर। विच एवर इज लोअर, क्या बात कर रहे हो सर? गवर्नमेंट भी लोअर पेनल्टी लेती है? जी हाँ, खाली ये सेक्शन में। ओके, अब यहाँ पर आप लोग जब भी ये मतलब जब भी पेनल्टी का पेमेंट करने वाले हो, ठीक है, तब आपको एक सिक्योरिटी फर्निश करना होगा, ठीक है। यहाँ पर ओनर आ रहा है, ओनर नहीं आ रहा है, ये सब केसेस है। अपॉन फर्निशिंग अ सिक्योरिटी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट पेएबल अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये ऐसा क्यों, इसके साथ साथ सबमिट नहीं करना, ये अलग से ही है। अब यहाँ पर ये लोग क्या बोलते हैं, सुनो ध्यान से। डिस्प्यूट चल रहा है, क्या चल रहा है? डिस्प्यूट चल रहा है। अब ऑफिसर बोलता है कि सर आप लोगों ने कॉन्ट्रावेंशन किया है। मैं बोलता हूँ भाई मैंने कॉन्ट्रावेंशन किया ही नहीं है, कॉन्ट्रावेंशन किया ही नहीं है। तो वो बोलता है नहीं मैं आप लोगों ने किया। ऑफिसर बोलता है नहीं आप लोगों ने कॉन्ट्रावेंशन किया। मैं बोलता मैंने नहीं किया। तो अभी सॉल्यूशन क्या? क्या मेरे को जबरदस्ती एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये सब पेनल्टीज? वोंट आई गेट एनी चांस टू प्रूव माई सेल्फ? मेरे को प्रूव करने का कोई चांस नहीं मिलेगा क्या? आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। लॉ ने उसका प्रोविजंस बनाया हुआ है। लॉ क्या कहता है, अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि आपने कभी भी फ्रॉड नहीं किया, कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया, ओके, एंड आप खुद से आए, तो जरूरी नहीं कि आपको पेनल्टी पे करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। ओके, आप लोग एक सिक्योरिटी फर्निश करो इक्विवेलेंट टू द अमाउंट पेएबल, मतलब अगर आप खुद से आते हो तो इस पर्टिकुलर अमाउंट का एक सिक्योरिटी फर्निश करो, ठीक है। आप लोग को ये टैक्स पे नहीं करना ना, टैक्स सॉरी ये पेनल्टी पे नहीं करना, आप पेनल्टी पे मत करो, रुक जाओ। यू डोंट पे पेनल्टी बट यू गिव अस अ सिक्योरिटी। आप बैंक गारंटी दे दो, ओके, एक सिक्योरिटी दे दो। सिक्योरिटी में क्या लिखोगे कि अगर मैं पाया गया कॉन्ट्रावीन करता हुआ तो मैं जो भी पेनल्टी एज एप्लीकेबल इन क्लॉज ए एंड क्लॉज बी ये मैं पे करूंगा, ठीक है। मतलब ये एक टाइप का सिक्योरिटी है, इतने अमाउंट की आपको सिक्योरिटी बनानी पड़ेगी। तो जब भी आपने अगर कुछ मान लो कि बाद में पता चलता है कि आपने सच्ची में कॉन्ट्रावेंशन किया, तो गवर्नमेंट इस सिक्योरिटी को बेच करके या तो फिर इस सिक्योरिटी को ऊपर एक्शन लेकर के आपसे पैसा रिकवर कर लेगा। समझ में आ रही है बात? ओके, तो लेट अस क्विकली रिकैप दिस पर्टिकुलर प्रोविजन। अगर देखो, गुड्स या तो फिर कन्वेंस, गुड्स एंड कन्वेंस उसको रिलीज करने के लिए, गुड्स एंड कन्वेंस उसको रिलीज करने के लिए तीन मेथड्स। एक तो आप खुद आ रहे हो, खुद आ रहे हो तो फिर आपको पेनल्टी, अगर आप लोग को लगता है कॉन्ट्रावेंशन किया तो पेनल्टीज पे करो। अगर आपका टैक्सेबल गुड्स है तो फिर 100% ऑफ द टैक्स पेबल वुड बी द पेनल्टी। अगर आप एग्जेम्प्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हुए कॉन्ट्रावेंशन किए देन 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लोअर वुड बी द पेनल्टी। अगर आप लोग खुद से नहीं आते हो, ठीक है, देन आपसे आपके ऊपर कितना पेनल्टी लगाया जाएगा? कितना पेनल्टी लगाया जाएगा? 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स माइनस टैक्स पेड ऑन सच गुड्स। ओके, 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स माइनस टैक्स पेड। टैक्सेबल होगा तो, अगर एग्जेम्प्ट होगा तो, अगर एग्जेम्प्ट होगा तो 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और ₹25,000 विच एवर इज लोअर। और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया ही नहीं, यू आर नॉट कॉन्ट्रावेंट द लॉ, then in that case you have to furnish the security equivalent to the amount of tax payable as per clause A and clause B। मतलब जो भी आपका होगा, क्लॉज ए अगर एप्लीकेबल है तो ए के हिसाब से, बी एप्लीकेबल है तो बी के हिसाब से, दोनों में से जो कोई भी एप्लीकेबल है उसके हिसाब से आप लोग को एक सिक्योरिटी फर्निश करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? ओके, आगे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए पढ़ लेते हैं। If the person, either owner or any other person, fails to discharge the amount of tax penalty under this section within 14 days, then the goods or conveyance shall be liable for confiscation। अगर 14 दिन में आप लोग ये पेनल्टी एंड टैक्स अमाउंट पे नहीं करते, देन इन दैट केस आपके गुड्स को कॉन्फिस्केट किया जाएगा सेक्शन नंबर 130 के तहत, ठीक है ना? ओके, पेरिशेबल और हजार्डस गुड्स मे बी डिस्पोज्ड ऑफ बिफोर 14 डेज। अगर आपका गुड्स पेरिशेबल नेचर का है, हजार्डस नेचर का है, देन 14 दिन के अंदर अंदर वो डिस्पोज किया जा सकता है। नो सच गुड्स और कन्वेंस शैल बी डिटेन्ड और सीज्ड विदाउट सर्विंग एन ऑर्डर ऑफ डिटेंशन और सीजर ऑन एनी पर्सन ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। ओके, आपको एक ऑर्डर सर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर के अलग अलग रूल्स में लिखे हुए ऑर्डर, ठीक है। MOV, ठीक है, GST MOV 0507, ठीक है, 05 शो कॉज नोटिस 07 ऑर्डर, ये सब होते हैं, ठीक है। आप लोग को एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, नहीं पढ़ना आपको, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, ऑर्डर देने के बाद ही आप लोग कर सकते हैं।
proper officer after proper officer detaining or seizing the goods or conveyance shall issue a notice. ठीक है, नोटिस इशू करना पड़ेगा पहले, स्पेसिफाइंग टैक्स एंड पेनल्टी पेएबल एंड देयर आफ्टर पास एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी. नो टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी शैल बी डिटरमाइंड विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. मतलब पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग एक नोटिस या फिर ऑर्डर जो भी है वो पास कर सकते हैं. ठीक है ना, आप लोग डिटरमाइन करना है आपको, तो फिर आपको पहले तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा. उसको पूछो तो सही, सच में आपने कॉन्ट्रावेंट कैसा लग रहा है क्या आपको, तो बोलेगा नहीं सर, वो प्रूव कर देता है कि भाई ये सब सही है, आप लोग का थिंकिंग गलत है. देन इन दैट केस उसको उसके ऊपर कोई डिमांड नहीं किया जाएगा, उसका जो भी गुड्स और जो भी है वो सब छोड़ दिया जाएगा. ठीक है, अब बात करेंगे अपन कन्फिस्केशन की. confiscation, or you can say confiscation of goods and conveyances. Okay, situations which lead to confiscation of goods or conveyances. goods या तो फिर conveyance. goods मतलब जो वो ट्रांसपोर्ट के मोड के अंदर आपका मतलब ट्रैवल हो रहा है, ठीक है, दैट इज पर्टिकुलर गुड्स जिसको आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो. कन्वेंस मतलब वो व्हीकल, ट्रक हो गया, ठीक है, दैट आर कॉल्ड एज कन्वेंस. तो ये जो कन्वेंस है या तो फिर गुड्स है, इसको हम कब कन्फिस्केट कर सकते हैं, कब कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर सिचुएशंस में आप लोग कॉन्फिस्केट कर सकते हो. ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर कैन कॉन्फिस्केट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. सप्लाइज और रिसीव्स any goods in contravention of any provision of the act with an intent to evade payment of tax. मतलब आपको आपका जो भी ट्रांजैक्शन है, ओके, उसमें कॉन्ट्रवेंशन होना चाहिए. कॉन्ट्रवेंशन होगा तो ही आपका गुड्स कॉन्फिस्केट हो सकता है. अब कॉन्फिस्केट होने के लिए कॉन्फिस्केशन का आप जो प्रोविजन है वो प्रॉपर ऑफिसर कब कब लगा सकता है, व्हेन योर गुड्स आर इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ लॉ. along with that, one important point, you should be having intent to evade tax. टैक्स इवेजन का इंटेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर टैक्स इवेजन का इंटेंट नहीं था, देन इन दैट केस कॉन्फिस्केशन नहीं हो सकता है. क्लियर है. सप्लाइज सप्लाइज एनी गुड्स लायबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट विदाउट हैविंग अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन. अगर आप इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहे हो टैक्सेबल गुड्स तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन था, याद है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. पर आप लोग कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन को ओवरराइड कर लेते हो, देन इन दैट केस आपका गुड्स कन्फिस्केट किया जाएगा. जो कन्वेंस में वो गुड्स ट्रेवल कर रहे थे, दैट पर्टिकुलर कन्वेंस वुड आल्सो बी कन्फिस्केटेड. नेक्स्ट इज डज नॉट अकाउंट फॉर एनी गुड्स ऑन विच ही इज लायबल टू पे टैक्स अंडर दिस एक्ट. मतलब वो गुड्स वो बोलता है कि भाई ये मेरा नहीं, ये गुड्स he does not account for any goods on which he is liable to pay tax. मतलब वो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी नहीं है, या तो फिर आप उसको बोलते ही नहीं है कि ये मेरा गुड्स है. ठीक है, he does not accounts for any goods on which he is liable to pay tax. Next, contravene any provision of this act or rules made thereunder with an intent to evade payment of tax. आप लोगों ने हर बार देखा होगा with an intent to evade payment of tax, ये हर जगह आ रहा है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि जिसका टैक्स इवेजन का इंटेंट है बस उसको ही हम पेनलाइज करें, मतलब हार्श पेनल्टी उस पर ही लगी जाए. बाकी जो गलती से हुआ तो उसके लिए हम छोटा सा पेनल्टी रख करके उसको हम बोलेंगे कि भाई लेके जाओ. समझ में आई बात. uses any conveyance as a means of transport for carriage of goods in contravention of the provisions of this act or rules made thereunder unless owner of the conveyance proves that it was so used without the knowledge or connivance of the owner himself, his agent, if any, or person in the charge of conveyance. मतलब आपका कन्वेंस छोड़ा जाएगा प्रोवाइडेड आप लोग ये प्रूव कर देते हो कि भाई मुझे तो मालूम ही नहीं था इसके अंदर स्मगल्ड गुड्स जा रहे हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि इसके अंदर कुछ फ्रॉड वाले गुड्स है, मुझे मालूम ही नहीं था कि इस गुड्स के ऊपर आईटीसी जो भी था परचेस के टाइम पर ये फ्रॉडलेंटली लिया था. तो ऐसे सब केसेस में कन्वेंस को छोड़ा जाएगा. ओके, कन्वेंस का जो भी पर्सन इंचार्ज है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये सब चीजें मेरे मेरे मतलब मेरे थॉट्स के बाहर थी, मुझे पता ही नहीं था इन सब चीजों के बारे में. तो प्लीज आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज छोड़ दो, मेरे कन्वेंस को छोड़ दो प्लीज. ओके, सो इन दैट केस कन्वेंस को रिलीज किया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट. अब अगर गुड्स को छोड़ाना है आपको, कन्फिस्केट हो चुके गुड्स या तो फिर कन्वेंस, दोनों ही कॉन्फिस्केट हो चुके. तो कॉन्फिस्केटेड गुड्स के लिए अगर आपको छुड़ाना है
तो कितना फाइन देना पड़ेगा, मैक्सिमम फाइन फॉर रिडम्पशन, ठीक है, मैक्सिमम फाइन फॉर रिडम्पशन कितना होगा, फॉर रिलीज ऑफ कॉन्फिस्केटेड गुड्स it would be market value of such confiscated goods minus tax chargeable thereon or penalty under section 129 subsection 1. Okay, तो सेक्शन 130 ऑपरेशन में कब आया पहले तो वो समझो। सेक्शन 130 केम इनटू ऑपरेशन इन केस ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशंस, ठीक है, जो ऊपर के हमने सिचुएशन देखी, इन सिचुएशंस की वजह से, इन सिचुएशन की वजह से कॉन्फिस्केशन का प्रोविजन आया। ओके, या तो फिर अगर आपका गुड्स को डिटेन किया, कन्वेंस को डिटेन किया, ठीक है, सेक्शन नंबर 129 में जो अपन ने नीचे देखा, उसमें आप लोग खुद से आए नहीं, ओनर डिड नॉट कम फॉरवर्ड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी, सो इन दैट केस कॉन्फिस्केशन हैपेंड। ओके, अब कितना आपको कॉन्फिस्केटेड गुड्स को छुड़ाने के लिए कितना पेनल्टी देना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं रिडेम्पशन फाइन। ओके, कितना देना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ सच गुड्स माइनस टैक्स चार्जेबल देयरऑन और पेनल्टी अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 1, जो हमने 129 में पेनल्टी देखी थी उतनी पे करो, या ये वाला विचएवर इज हायर, विचएवर इज हायर, ठीक है, इतना आपको पे करना पड़ेगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट इज अगर आपका कन्वेंस को कॉन्फिस्केट किया गया, ओके, कॉन्फिस्केशन क्या हुआ, किसका, कन्वेंस का, तो कन्वेंस छुड़ाने के लिए कितना देना पड़ेगा, जितना भी टैक्स पेबल था ऑन द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड, आपके व्हीकल में जितने भी गुड्स थे उसके ऊपर कितना टैक्स भरना आता है उतना आपको पे करो, ठीक है, एंड आप कन्वेंस लेकर के चले जाओ। समझ में आई बात। द ओनर ऑफ सच गुड्स और कन्वेंस or the person referred to in subsection 1 shall in addition be liable to pay any tax penalty or charges payable in respect of such goods or conveyance. Okay. मतलब सबसेक्शन, एक सेकंड, तो यहाँ पर ये लोग क्या कहते हैं, द ओनर ऑफ सच गुड्स और कन्वेंस और द पर्सन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1, मतलब ये जो सेक्शन है सेक्शन 130 सबसेक्शन 1, इसमें जो भी पर्सन है उसको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, टैक्स पेनल्टी एंड चार्जेस जो भी होगा वो तो पे करना ही पड़ेगा। अलोंग विद दैट ये पर्टिकुलर जो रिडम्पशन फाइन्स है वो भी पे करनी पड़ेंगी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स एंड कन्वेंसेस। अदर नोट्स, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, ठीक है, बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर। व्हेन गुड्स और कन्वेंसेस आर कन्फिस्केटेड टाइटल शैल पास ऑन टू सीजी, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जब भी कन्फिस्केशन हो गया तब टाइटल किसका हो जाएगा, गवर्नमेंट का हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। Proper officer on satisfaction that confiscated goods or conveyances are not required in any other proceedings under this act can give reasonable time to the person not exceeding 3 months to pay fine in lieu of confiscation, otherwise cancel of such goods। मतलब रीजनेबल टाइम देगा प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है, किसको, पर्सन को जिसका गुड्स या तो फिर कन्वेंस कन्फिस्केट हुआ है, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं देगा वो। ओके, अगर उस जो भी टाइम लिमिट देगा वो नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, उसके अंदर अगर उसने ये रिडम्पशन फाइन पे नहीं किया तो उसका गुड्स को हम लोग सेल कर देंगे, कन्वेंस को बेच देंगे, एंड जो भी पैसा होगा वो रिकवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द लास्ट प्रोविजन, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस मतलब अगर प्रोसिक्यूशन आपके ऊपर चालू है, ठीक है, मतलब इनिशिएट हो चुका है, या तो फिर इनिशिएशन से पहले, इनिशिएशन से पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ अमाउंट दे करके, ठीक है, मतलब कॉन्फिस्केशन, सॉरी, कंपाउंडिंग का कुछ अमाउंट दे करके आपको ये प्रोसिक्यूशन से बचना है, देन आप लोग को ये पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो भी कंपाउंडिंग का अमाउंट होगा, ओके, वो पे करो, एंड दैट पर्टिकुलर कमिश्नर वुड वेव ऑफ योर प्रोसिक्यूशन। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा हुआ। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस मींस पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी इन मॉनेटरी टर्म्स इंस्टेड ऑफ अंडरगोइंग प्रोसिक्यूशन। मतलब जो भी आपके ऊपर केसेस चालू है वो पूरा केस मतलब पूरा केस आपके ऊपर नहीं चलेगा, ये जितना भी केस होने वाला है, टाइम जाने वाला है, वो आप उसको बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो? आपको कंपाउंडिंग का जो भी फाइन होगा वो फाइन आप पे करो कंपाउंडिंग का, ओके,
एंड देन आपके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा. एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कैन बी इधर बिफोर और आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स. मतलब प्रोसिक्यूशन चालू होने से पहले या तो फिर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होने के बाद. ठीक है, स्टार्ट होने के बाद आप कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो. ओके. पर कुछ पर कुछ केसेस में कंपाउंडिंग नहीं हो सकती. ठीक है, इन पर्टिकुलर केसेस में कंपाउंडिंग नहीं हो सकती. अपन ये बाद में देखते हैं, पहले अपन देख लेते हैं कंपाउंडिंग का कितना लिमिट है. कंपाउंडिंग मतलब मिनिमम जो कमिश्नर है उसको इतना तो उससे लेना पड़ेगा. ठीक है, तो मिनिमम लिमिट ऑफ कंपाउंडिंग ये है एंड मैक्सिमम लिमिट ये है. मतलब इससे ज्यादा नहीं ले सकता, पर इतना तो लेना पड़ेगा. तो मिनिमम लिमिट कितना है? 50% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर. ओके, मतलब मिनिमम 10,000 तो उसको लेना ही पड़ेगा. समझ में आई ये बात? मिनिमम 10,000 तो लेना ही पड़ेगा. नेक्स्ट इज मैक्सिमम लिमिट फॉर कंपाउंडिंग. मैक्सिमम लिमिट कितना हो सकता है कंपाउंडिंग करने का? 150% ऑफ टैक्स और 30,000. मतलब यहाँ पर आपको 3 गुना करना है. तो 150% ऑफ टैक्स और 30,000 विच एवर इज हायर. इससे ज्यादा अमाउंट आप लोग नहीं ले सकते, कमिश्नर नहीं ले सकता फॉर कंपाउंडिंग सर्टन ऑफेंस. ओके. अब कंपाउंडिंग कौन से केस में पॉसिबल नहीं है, पहले वो समझ लेते हैं. अ पर्सन हैड ऑलरेडी अलाउड टू कंपाउंड वंस. मतलब एक बार ऑलरेडी आपने कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई किया था, आपको कंपाउंडिंग करने मिला था इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 132(1) ए से लेकर के एफ तक. ठीक है, मतलब वहां पर अपन ने इंस्पेक्शन सर्च सीजर में किया था सेक्शन 132, वही यहाँ पर लिखा हुआ है. 132 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए से लेकर के 132(1) एफ तक. अगर इसमें से कोई भी ऑफेंस के लिए आपने ऑलरेडी कंपाउंड पहले कर लिया था, ठीक है, अभी आपका सेकंड टाइम है, देन आपको कोई सेकंड टाइम कंपाउंडिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा. ओके, सेकंड टाइम आपको पूरा का पूरा प्रोसिक्यूशन अंडरगो करना पड़ेगा. ठीक है, 132(1) ए टू लेके एफ तक और 132(1) एल इन रिस्पेक्ट ऑफ 132(1) ए. मतलब अगर आपने हेल्प किया ओके, अगर आपने हेल्प किया टू कैरी आउट सर्टेन ट्रांजैक्शन, 132(1) ए का ट्रांजैक्शन को कैरी आउट करने के लिए हेल्प किया, देन इन दैट केस ऑल्सो आपको अगर पहले कंपाउंडिंग हो चुकी थी, ठीक है, कंपाउंडिंग करने का मौका दिया गया था, तो यहाँ पर अभी सेकंड टाइम आपके पास कोई कंपाउंडिंग करने नहीं मिलेगा. समझ में? पर्सन हु हैड ऑलरेडी कंपाउंडेड अंडर जीएसटी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 1 करोड़. अगर 1 करोड़ के ऊपर के वैल्यू ऑफ गुड्स के लिए या जो भी सर्विसेज का जो भी कॉन्ट्रावेंशन है, उसके 1 करोड़ वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस जिसका 1 करोड़ के ऊपर का कंपाउंडिंग हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी आपने कंपाउंडिंग कर लिया 1 करोड़ के ऊपर के अमाउंट के लिए, देन आपको सेकंड टाइम कंपाउंडिंग करने का मौका नहीं दिया जाएगा. A person who has been accused of committing an offense under this act, which is also an offense under any other law for time being in force. मतलब जीएसटी एक्ट along with दूसरा कोई एक्ट, इन दोनों ही एक्ट में अगर इन दोनों ही एक्ट में आपने कोई मतलब इन दोनों ही एक्ट में पनिशेबल ऑफेंस किया आपने, ओके, देन इन दैट केस आपका कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा. A person who has been convicted for an offense under this act by a court, अगर कोर्ट ने कहा है आपसे, ठीक है, एंड यू आर कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, ओके, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने अगर बोल दिया कि भाई आप लोग कन्विक्ट हो, आप लोग ने गलत काम किया, देन इन दैट केस आपको कोई कंपाउंडिंग का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बड़ी कोर्ट का दैट इज हायर लेवल का ऑर्डर है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. अगर ये लोग बोलते हैं कि भाई आप लोग मतलब रॉन्ग पर्सन हो, यू हैव गिल्टी माइंड, यू हैव कॉन्ट्रावेंट द प्रोविजन, देन इन दैट केस उनको पैसा देकर के नहीं छुड़ाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज accused of committing crime अंडर सेक्शन 132(1) जी, जे एंड के. ठीक है, ये आप लोग जी, जे के जो भी है वो आप लोग देख सकते हो इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर में. ठीक है, ये डिस्कस अभी वापस से नहीं करूंगा. कंपाउंडिंग कैन बी अलाउड बाय कमिश्नर. कमिश्नर के पास पावर होती है कंपाउंडिंग करना है कि नहीं करना. एज पर रूल 162, कंपाउंडिंग का जो भी एप्लीकेशन होगा वो किस में करना है? सीपीडी 01 में करना है. इफ अ पर्सन इज अलाउड टू कंपाउंड, मतलब अगर आपको बोल दिया कि ठीक है आप पैसा दो एंड आप लोग के ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा, तो जो भी पैसा आपसे मांगा गया है अंडर कंपाउंडिंग वो आपको विद इन 30 days ऑफ ऑर्डर उसके अंदर आपको पे करना है. अगर आपने पे नहीं किया देन अगली बार आप लोग कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, दैट्स इट विद दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच, बाय बाय.